थे, 3 क्वेश्चन ही तो थे इसमें, बाकी तो करा दिया गया था। प्रॉफिट लॉस शुरू करते हैं। हाँ, बता देते हैं, कॉन्सेप्ट फिर से करते हैं। क्लास ऑफ हो गया था, उसके बाद चली थी क्लास, फिर से स्टार्ट हुआ था, आप लोगों ने देखा नहीं लगा उसको। अलग से फिर क्लास चली थी। इंटरनेट के लिए क्या कर सकते हैं हम? कल एक क्लास और हुई थी, कहाँ ध्यान है? कल एक क्लास हुई थी, वो मिली थी कि नहीं आप लोगों को? हाँ, जल्दी से बताएं कमेंट करके, तो मैं भी बोल के फिर ऐड करवाता हूँ ना उसको। कल जो लास्ट में क्लास ऐड हुई थी, चली थी, इस सीरीज का उन्नयन कोड 30 से। देखिए क्या बोला, जमीन पे खड़े व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से। कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे अगर खड़ा है, तो इसके 78 फीट ऊंची दीवार, कोई 78 फीट ऊंची दीवार है, इसका उन्नयन कोड जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 30 का। ठीक है, वह मीनार की ओर इस ढंग से बढ़ती है कि मीनार पाया कि उसकी आरंभिक स्थिति अंतिम स्थिति से उसकी सीधी रेखा में, और अंतिम स्थिति से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब कि अगर ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है कहीं पे, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो वो अपनी आरंभिक से कितनी दूरी तक चली? 78 वाला। तो ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा कि कितना होता है, तो मैंने बोला ये अगर x होता है ना, तो ये वाला होता है x/2√3, यही तो हमने पढ़ा था। तो x/2√3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 78 है। तो x का मान निकाल दीजिए, 2 से गुणा कर लेते हैं। 78 × 2 बटे में √3। √3 से ऊपर नीचे आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 दूना 6, 3 छक 18, 26 दूना 52 √3। ये वाला आंसर आ गया। 5 मिनट बाद चली थी, नोटिफिकेशन लगा हुआ है। कल ये चीज़ भी सिखाई गई थी कि अगर ये वाली 30 और 60 का कॉम्बिनेशन बने, तो ये वाला डिस्टेंस अगर x होता है, तो ये x/2√3 होता है। 45 60 भी कल बताए थे, थोड़ा देख लीजिए, जो आप क्वेश्चन देखेंगे तभी तो। 45 60 वाले में √3 के साथ साथ √3+1 का भी बस गुणा हो जाता है, और कुछ अलग नहीं है। अगर इसके साथ √3+1 भी लिख लेंगे, तब ये तभी होगा जब ये 45 और 60 होगा, बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ भी नहीं। 18 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के सिर से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए पहले तो कोई प्लेटफॉर्म है, 18 मीटर ऊंचाई खुद ही है, और बोला कि इस प्लेटफॉर्म के सिर से, यहाँ से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ऐसे यहाँ पे 30 अंश डिग्री है, इस सिर से। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75 √3 मीटर दूरी है, ये डिस्टेंस दिया है 75 √3 मीटर, तो ये 18, तो ये भी 18 होगा। तो टावर की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, तो देखिए 30 ये है, तो ये वाला 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने वाला होता है √3, और 30 के सामने वाला होता है 1। तो √3 बराबर अगर 75 है, तो 75 √3 है, तो 1 बराबर 75 हो जाएगा, ये वाला 75। देखिए ऐसे √3 बराबर अगर दिया है 75 √3, तो 1 बराबर हो जाएगा 75, ये आ गया 75 और 18, आंसर हो जाएगा 75 + 18। टावर की ऊंचाई 8 5 13 7 1 8 1 9 93 93 मीटर, इजी था। कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था। अरे कॉन्सेप्ट नहीं, मैं बताया कितना आता है आपके एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। एक्स का मान पूछा है तो ऑप्शन से उठा के रख देंगे यहाँ पे, क्या वैल्यू रखने पे 6 आएगा। 60 रख लेंगे, 45 रख लेंगे, 30 रख लेंगे, 90 जिसमें आ जाएगा वो हो जाएगा। इसमें इतना ही करते हैं, 90 में होगा नहीं। ये वैल्यू पुटिंग वाली होती है। ये इतने ही क्वेश्चन है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो आपसे पूछे गए थे, ठीक है, सारे के सारे मिला के। तो एक बार कॉन्सेप्ट को हम लोग वो करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए। केस 1 में आपको अगर हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन लगाना है, तो सबसे पहला चीज़ आपको इस ट्रायंगल के बारे में, सिंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में 30 और 60 अगर आया है एक ही ट्रायंगल में, क्योंकि अगर ये 30 होगा तो 60 होगा, तो 60 के सामने वाला होता है √3, 30 के सामने वाला होता है 1, और 90 के सामने वाला होता है 2। पहला केस तो यही होगा। दूसरा केस हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास 45 वाला केस बन गया कि 45 45, दो ही केस ही बनते हैं, 45 आएगा, दोनों 45, तो इसमें ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, क्योंकि दो एंगल बराबर, तो इनकी भुजाएं, इसलिए हम एक और एक मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं √2 हो जाएगा। तो दो केस ये इंपॉर्टेंट हो गए। फिर हम इसके बाद तीसरे केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर 3। ठीक है, तो तीसरा केस हमारे पास क्या आता है, तीसरे केस वाले में भी हमने सीखा था कि अगर 30 और 60 कुछ इस तरीके से कंडीशन दे दें, 30 और 60, तो ये वाला अगर x होता है, तो ये वाला हमेशा x/2 होता है, और ये वाला x/2√3 होता है। तो या तो ये दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। केस नंबर 4 में हमारे पास आता है, केस नंबर 4 में कि एक तो हमारे पास बन जाएगा ऐसा, एक 30 के साथ 45 दे दिया जाए, और ये वाली वैल्यू अगर x दे देगा ना, तो ये वाला भी x/2 होता है, लेकिन इसमें √3+1 से गुणा हो जाता है, √3+1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। केस 4 हो गया। केस 5 वाला जो हमारे पास है, अब कोई बोलेगा सर इसमें ये वाला नहीं बताएंगे, ये क्या होगा? कोई ये सोच रहा होगा ना कि ये वाला क्यों नहीं बता दिया इसकी वैल्यू? तो इसमें इसलिए नहीं बताया कि 45 डिग्री जब होता है ना, तो 45 में आपने सीखा ना, ये दोनों आपस में बराबर बराबर होते हैं। तो जो ये होगा वही ये वाला भी होगा, दोनों सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 45 होगा ना, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो ये वाला निकाल लीजिए, या तो ये निकाल लीजिए, दोनों सेम ही आएंगे। तो कॉमन सेंस भी आपको लगाना है। अगर 45 के साथ 60 डिग्री आ जाए, तो ये वाला अगर x हो, तो ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला हमारे पास हो जाएगा इस बार यहाँ से, ये x/2 तो होता ही होता है, इसमें √3 से भी गुणा होता है, और √3+1 दोनों से होता है। पहले वाले में सिर्फ √3 से, इसमें √3+1 से, और इस वाले में √3 और √3+1 से। ये हो गया हमारे पास 5 केस। और एक आपका लास्ट लिख देता हूँ, केस 6। अगर कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाए, कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, एक a दे दे, एक b दे दे, और ये वाला x दे दे, कहीं पे भी पूरक कोण, एक थीटा और एक 90 - थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू √ab होती है। बस इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में। इसी के हेल्प से आप सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस लैंग्वेज को आप पढ़िए, उसको करिए। केस 4 में क्या करना है कि अगर ये वाली वैल्यू x होगी, तो इसका मान x/2 √3+1 होगा, बस और कुछ नहीं है। इसमें क्या करेंगे? ठीक है ना? ग्रुप डी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आप सीजीएल प्री दे दीजिए, मेंस दे दीजिए, ग्रुप डी दे दीजिए, एनटीपीसी दे दीजिए, सीबीटी 2 दे दीजिए। इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट होते हैं। अगर बनेंगे तो इन्हीं के हेल्प से बनेंगे। अगर इतना आपको आता है तो आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दोनों से बनते हैं, और कहीं अलग से मिल जाए तो इनको कर लीजिए। और नहीं, अगर ये तीनों आते हैं, सिर्फ ये 2 भी पता है, तो भी आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं अपने से। हेलीकॉप्टर केस से क्या मतलब, हेलीकॉप्टर आ जाए, एरोप्लेन आ जाए, चिड़िया उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, पहाड़ आ जाए, एंगल तो यही रहेगा ना, 30 45 60, और क्या हो सकता है? और कौन सा एंगल आएगा? वैसे आपके ग्रुप डी में जो आया था वो तो मैंने सारा ही देख लिया और कर भी लिया।
ठीक है? 15-30 नहीं आता आपका। इन्हीं को 15-30 लिखना भी है तो लिख भी सकते हैं ऐसे। बनाने के लिए कुछ भी बना लीजिए, 15-30 तो ऐसे आपके ग्रुप डी में नहीं आएगा। ये वाला अगर x होगा, तो ये वाला x/2 हो जाएगा, बस। 15-30 आएगा तो x/2 हो जाएगा। और ये ट्रायंगल तो आप बना ही सकते हैं, देखिए ये 90 है, ये 60 हो जाएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू पता होगी तो ये वाली वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, बहुत ईज़ी तरीके से। और कुछ पूछना है तो बताइए? सिर्फ़ आधा हो जाता है। एक बार बहुत पहले सीजीएल में पूछा था, उसके बाद आज तक तो नहीं आया 15-30, 2012 में शायद आया था। और इसमें कुछ भी नहीं करना। हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस भी एक छोटा-सा ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको परसेंटेज आता है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप, मतलब अगर परसेंटेज नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते प्रॉफिट लॉस में। लेकिन अगर परसेंटेज का बस बेसिक नॉलेज है आपके पास, कि परसेंटेज कैसे कोई चीज़ बढ़ती है या घटती है बस, और इसके अलावा प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं है। तो बाकी लैंग्वेज का गेम है, लैंग्वेज जैसा-जैसा बोलेगा वैसा आपको करना सीखना पड़ेगा। तो ये बेसिक प्रॉफिट लॉस के बारे में हम लोग समझते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ, हानि, बट्टा, डिस्काउंट भी इसी में आता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं, जैसे मैं बात करूँ इस मार्कर की बात, ये मार्कर बनाने वाली कंपनी जैसे मान लीजिए किसी एक की है इसी में से, प्रेम कुमार की है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं प्रेम। तो प्रेम क्या करते हैं, इस मार्कर को बनाते हैं और इसको बनाने में इनकी जो लागत आती है वो आती है ₹30 की। कितने रुपए की आती है? ₹30 की। तो प्रेम के लिए इस मार्कर का जो लागत मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? ₹30। तो लागत मूल्य एक वर्ड आया हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य भी, और सीपी नाम से शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है? तो एक नया चीज़ बन के आया सीपी, जिसका नाम हमने क्या रखा? लागत मूल्य। ठीक है? लागत मूल्य, या फिर इसको बोलें तो क्रय मूल्य हो या फिर लागत मूल्य हो। तो अगर इस मार्कर की बात अगर हम करें तो इस मार्कर की कीमत मान लीजिए ₹30 में बना है, और कौन बनाया है? प्रेम। प्रेम कहाँ है? कमेंट कर रहे हैं ना प्रेम। टुंकू ठाकुर भी है, ठीक है? तो कोई भी हो जो भी, ठीक है? तो क्रय मूल्य का मतलब ये होगा कि कोई भी चीज़ कितने में बनती है। तो ये हो गया इसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य। फिर अगर इनको इसको बेचना होगा तो इस पे एक प्राइस वो लिखेंगे। जैसे अगर आप प्रेम ने बनाया है, ठीक है? तो इसकी प्राइस इस पे मार्क होती है। मार्क मतलब इसके ऊपर में जिसको हम बोलते हैं एमआरपी, मतलब इसके ऊपर में कोई भी अगर आप सामान खरीदने जाते हैं तो उसपे मार्क लिखा रहता है, एक प्राइस लिखी रहती है। वो आप पेन खरीदने जाइए या कॉपी खरीदने जाइए, ठीक है? कुछ भी खरीदने जाते हैं तो एक मार्क उस पे अंकित होता है, कुछ प्राइस। तो उसको हम बोलते हैं एमआरपी, ऐसा लिखते हैं, या इसको हम लिखते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। या फिर उसको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, जिस नाम से आप लिख लीजिए उसको, मार्क प्राइस। ठीक है? और इनकी इच्छा के हिसाब से जितना ही लिख देंगे कि इन्होंने बनाया है। ठीक है? जैसे ये ₹30 में बनाए थे, ये तो इनकी लागत मूल्य हो गई, और बाकी अब इस पे प्राइस लिखने की बात आ गई, तो प्राइस लिखने के लिए इन्होंने लिख दिया इस पे ₹70। कितने रुपए लिख दिया? ₹70। तो ₹70 जो इन्होंने इस पे मार्क किया है वो इनका अंकित मूल्य होगा, या लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं उसको, ठीक है? या फिर उसको हम एमआरपी नाम से भी जानते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है? अब ये आ गया यहाँ से हमारे पास ₹70 इन्होंने इस पे मार्क किया है। अब इनको बेचने की बात आती है तो एक बेचने वाला मूल्य होता है जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्योंकि जो कस्टमर खरीदेगा, ठीक है? तो विक्रय मूल्य जो होता है जिसको हम सेलिंग प्राइस नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? एसपी का मतलब यहाँ पे है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होगा? अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कितने में बेचते हैं। ₹30 बनाए थे, ₹70 इस पे अंकित कर दिए, अब इसको बेचना चाहते हैं, वो किसी भी हो सकता है। मान लीजिए इसको खरीदने चले गए लल्लू सिंह, ठीक है? तो लल्लू ने क्या किया? लल्लू, हाँ, यहाँ कमेंट कर रहे हैं लल्लू। तो लल्लू ने क्या किया कि इन्होंने बोला हमको डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट इन्होंने ₹20 का ले लिया इस पे। कितने का डिस्काउंट ले लिया? ₹20 का। चलिए ₹15 का ले लेते हैं। तो इस पे ये ₹15 का डिस्काउंट ले लिए, तो ये पेन कितने में बिका? अब ये कोई बता सकता है? ₹15 इसमें कम कर दें अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? हाँ, ये हमारे पास हो जाएगा ₹55, ठीक है? तो इससे क्या पता चला हमको कि डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं नॉर्मली, जनरली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग प्राइस बढ़ा के लिखते हैं पहले से। क्योंकि तब भी डिस्काउंट देने के बाद इनका इस ₹30 से ज़्यादा में ही बिका है। और यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा पैसा मिला है इनको, ये जो कमाए हैं 30, 20, ₹25, ये जो ₹25 है, और इसी को हम बोलते हैं लाभ। ये क्या हो गया? लाभ, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या हो गया? ये प्रॉफिट। अगर ये कम रहता इस 30 से तो हानि भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में इनको लाभ हुआ है, और कितने का हुआ है? ₹25 का हुआ है। और यहाँ प्रेम ने डिस्काउंट भी दिया इनको, और डिस्काउंट यानी जिसको हम बोलते हैं बट्टा, और वो कितने का है? ₹15 का, जिसको हम छूट भी बोलते हैं। डिस्काउंट नाम से, डी नाम से भी दिखा सकते हैं। तो हमेशा लोग डिस्काउंट किस पे देते हैं? पहले तो ये समझिएगा। हमेशा लोग डिस्काउंट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि देना चाहे अगर क्वेश्चन, अगर आपको देना है तो आपकी मर्ज़ी, आप इसी पे दे दीजिए, क्रय मूल्य पे दे दीजिए, तो आपको नुकसान होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये समझना है कि अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं बोला है, बोला है डिस्काउंट अगर 20% दिया गया, तो आप मान लेंगे कि किस पे दिया गया होगा? मार्क प्राइस पे ही दिया होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेशली आपसे बता दे कि नहीं, क्रय मूल्य पे हमने डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने 30 ही रुपए का बनाया और हमने ₹15 छोड़ के इसको बेच दिया डिस्काउंट देके ₹15 में, तो हमको तो हानि होगी। लेकिन जो भी अगर बोलेगा क्वेश्चन में, तब तो आप अलग से इसका निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कुछ बोला है तो हम किस पे काउंट करेंगे? मार्क प्राइस पे काउंट होगा, ठीक है? तो और ये बीच में हमारे पास क्या है? विक्रय मूल्य, जो जितने रुपए में बेचा गया है, और यहाँ से हम निकालते हैं इस सीपी से कितने रुपए का लाभ हुआ। तो हमने क्या देखा कि हमको ये चीज़ें परसेंटेज में पूछी जाती है क्वेश्चन में। एग्जाम में सारी चीज़ें कैसे मिलती हैं? क्वेश्चन परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ कितना? तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब सेलिंग प्राइस पता हो और क्रय मूल्य पता हो, तभी आप लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ रख देंगे ऊपर, जो भी लाभ आपका होगा वो कहाँ पे आएगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है? किससे कंपेयर करेंगे? नीचे में क्या रहेगा ये जानना सबसे जरूरी है। क्या नीचे में रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य का मतलब नीचे में हम रखेंगे सीपी। सीपी क्यों रखे हैं? ये भी क्वेश्चन में आता है, नीचे में सीपी क्यों रखते हैं? और बाकी आप 100 से गुणा कर लीजिए तो ये बन जाएगा परसेंटेज में, ठीक है? तो अब आपके पास क्या आता है कि क्रय मूल्य को ही क्यों नीचे रखा हमने? क्यों क्रय मूल्य को रखा है? क्योंकि ये लाभ आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास पता हो कि कितने रुपए में आपने बनाया इसको। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस मार्कर को हमने ₹100 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ? तो आप कभी नहीं बता पाएंगे हमको। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि बना कितने में था। ठीक है? अगर ₹100 में हमने बेचा तो हमको ये पता ही नहीं है कि कितने रुपए का बना था, तो हम लाभ बता ही नहीं पाएंगे। मतलब लाभ निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य पता होना बहुत जरूरी है। तो क्रय मूल्य के इसीलिए हम किससे कंपेयर करते हैं? लाभ में हमेशा नीचे में क्या होता है? क्रय मूल्य। हानि भी निकालना होगा तो नीचे में क्या आएगा? क्रय मूल्य ही आएगा, सीपी आएगा। परसेंटेज की बात नहीं हो रही। अब फिर बात आती है डिस्काउंट परसेंटेज की। डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना हो तो ऊपर में लिखेंगे जितना डिस्काउंट आया होगा वो डिस्काउंट, ₹15, ₹20, ₹25 वो, और नीचे में लिखेंगे हम एमआरपी।
एमआरपी मतलब मार्क प्राइस और गुणा कर लेंगे 100 से। तो ये नीचे में एमआरपी क्यों आया? क्योंकि अगर ध्यान से समझिएगा एमआरपी लिखने का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम डिस्काउंट तभी बता सकते हैं, जैसे हमने बोला 100 रुपए में हमने इसको बेचा, तो कितने का छूट दिया? तो आप नहीं बता सकते, हमको क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितना रुपए इस पे लिखा हुआ था। तो बिना एमआरपी का आप डिस्काउंट भी नहीं निकाल सकते। तो डिस्काउंट निकालना होगा अगर, तो नीचे में एमआरपी आएगा। इसका मतलब कभी भी अगर डिस्काउंट परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, तो आप इसका मतलब ये समझेंगे कि उसमें ऊपर में प्रॉफिट, नीचे में सीपी होता है। और अगर डिस्काउंट दिया है तो ऊपर में डिस्काउंट होगा, नीचे में क्या आएगा? एमआरपी आएगा। लॉस भी अगर होता है कभी इन केस मान लीजिए लॉस परसेंटेज, देन आंसर में ऊपर में लॉस और नीचे में सीपी ही रहेगा, इनटू में 100। ठीक है? तो ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बेसिक तरीके से, और ना तो इसको भी निकालना नहीं है, बस कॉमन चीज समझ रहे हैं डिस्काउंट क्या होता है। जैसे 20% का कितने का दिया गया? 20% का। तो फ्रैक्शन में इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो कोई ये बोल सकता है कि ये जो 5 है ना, ये एमआरपी है। क्या है? एमआरपी है। और जो ऊपर वाला है ये क्या है? डिस्काउंट। कैसे हमने लिख दिया? ये रेशियो हमने कैसे डिसाइड कर दिया? क्योंकि हमको पता है कि डिस्काउंट में नीचे में एमआरपी ही आता है और ऊपर वाला डिस्काउंट होता है। तो यहाँ से हम एक रेशियो बना सकते हैं मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। कैसे? कि 5 रुपए का अगर सामान हमारे पास है और 1 रुपए का डिस्काउंट देके बेच रहे हैं, तो हम कितने में बेचे होंगे? 4 रुपया में। ठीक है? तो इनका अनुपात आप निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है? 5 रुपए के सामान को हमने कितने में बेचा? 4 रुपए में। ये अनुपात है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इस परसेंटेज हमने बस अनुपात बता दिया, इस अनुपात में बेचा गया होगा। कहीं अगर लिखा हो कि हमारे पास 16 सही 2/3% का लाभ हुआ है, लाभ, तो इसका मतलब ये 1/6 है और नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी का अनुपात बता देंगे। देखिए 6 रुपए का सामान है, 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो ये कितने में बेचा गया होगा? 7 रुपए में। कितने में बेचा गया होगा? 7 रुपए में। तो ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं रेशियो। अगर आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए कि डिस्काउंट परसेंटेज दिया तो नीचे में तो एमआरपी आएगा, और प्रॉफिट या लॉस दिया तो नीचे में सीपी आएगा। ऊपर वाली वैल्यू जो होगी हाँ, अगर ऊपर वाली वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में बोला, डिस्काउंट बोला डिस्काउंट, लाभ बोला तो लाभ, हानि बोला तो हानि। और डिस्काउंट हमेशा माइनस में होता है, प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होता है। और हमारे पास इसके साथ में एक चीज और समझते हैं इसी क्वेश्चन से, कि सीपी, एसपी और एमपी के बीच का रिलेशन क्या होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारा प्रॉफिट 100 रुपए था, अगर 100 रुपए का सामान था, हमने बेचा 150 रुपया में, और था ये 180 रुपया का। इसमें अगर हम लाभ जोड़ दें तो कितना जोड़ रहे हैं? 50। तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। अगर इसमें हम घटा दें कितना? 30 रुपया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। हमने एक चीज समझ में आया हमको यहाँ से, एक क्या चीज समझ में आया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? वो है हमारे लिए कि अगर सेलिंग प्राइस के पास पहुंचना है, आपको क्या करना है? पहुंचना है, तो आप लाभ सीपी से भी आ सकते हैं और एमपी से भी घटा के आ सकते हैं। सीपी में जोड़ के आ सकते हैं अगर लाभ हुआ है तो, या फिर मार्क प्राइस से जो डिस्काउंट दिया वो यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब एक सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया क्या आपको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आपका कि सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो सीपी का जो भी 100% होगा उसमें लाभ जोड़ दीजिए तो भी आ जाएगा। या सेलिंग प्राइस में अगर आपके पास मार्क प्राइस का जो भी 100% होगा उसमें डिस्काउंट घटा दीजिए तो भी आपके पास आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी करेंगे। देखिए 100% क्यों नहीं है, हम मान लेते हैं 100% है, तो अगर 100% पे हम प्रॉफिट जोड़ दें, जो भी 100 मतलब 50 जोड़ेंगे तो 150 पहुंच जाएंगे। और इसका जो भी 100% उसमें अगर हम घटा लें तो ये भी आ जाएगा। तो हम एमपी का 100% घटा सकते हैं या तो सीपी में जोड़ सकते हैं। और ये दोनों सेलिंग प्राइस ही हैं, तो अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक नया चीज आपके लिए और जो हमेशा से आपको जानने की जरूरत है, 100% प्लस प्रॉफिट बराबर मार्क प्राइस का 100% माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से सीपी और एमपी का अनुपात निकाल सकते हैं, वो आया है 100% माइनस डिस्काउंट और 100% प्लस प्रॉफिट। और इससे इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके प्रॉफिट लॉस में। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है? इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी दिया हो, डिस्काउंट भी दिया हो, तो आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं अगर दोनों गिवन हो। भी दिया हो, डिस्काउंट भी दिया हो, तो आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं अगर दोनों गिवन हो। और ये कई जगह यूज होगा। ठीक है? बाकी आपके क्वेश्चन जो होते हैं ना, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आ जाता है, लैंग्वेज बेस आते हैं। तो बेसिक परसेंटेज अगर आपको आता है और लैंग्वेज पढ़ने आता है तो आप हर क्वेश्चन बना देंगे, बेसिक बेसिक वाले। बाकी की चीजें और भी होंगी, जैसे बेसिक नॉलेज हो गया, बाकी चीजें हम आगे देखेंगे। बाकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। जैसे पहला क्वेश्चन ही देखें, इसमें कोई मतलब नहीं रखता कि आपको क्या आता नहीं आता है, इसमें कॉमन सेंस है, जो लिखा हुआ बस पढ़िए, जो बोला कर दीजिए। बोला पेन है 144 रुपये में बेचा गया, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। बेचा गया मतलब कितने में बेचा गया था? 144 रुपये में, ऐसे लिख लीजिए। और अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई थी। हानि कितने की हुई है? लॉस हुआ इस बार। कितने की? 1/7 की, मतलब 7 रुपये पे 1 रुपये का। तो क्या यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात बन सकता है? कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं। देखिए रेशियोस पहले बताता हूँ। 1/7 अगर इसको बोलता तो परसेंटेज में भी बोल सकता था कि 14 सही 2/7% क्या है। लेकिन आपके लिए ईज़ी बनाने के लिए इसने दे दिया। मतलब इसमें भी नीचे में सीपी होता है, ऊपर वाला लॉस होता है। तो 7 रुपए के सामान को इसने कितने में बेचा होगा? 6 रुपया में। क्यों 6 रुपया में? क्योंकि हानि हुई है तो कम में बेचा होगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था कि ये तो 144 है। तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24। तो ये भी कितना गुना पे आ जाएगा? 24 गुना पे। 7 चौक 28 और 7 दूना 14 2 16। 168 रुपया हमारा आ गया क्रय मूल्य। लेकिन आपसे क्रय मूल्य पूछा ही नहीं था इसका। देखिए क्वेश्चन ने क्रय मूल्य नहीं पूछा, आपसे बोला कि हमको तो इसको 189 रुपये में बेच के बताइए कितने का लाभ होगा। अब 168 वाला सामान है, अब देखिए जो सीपी हमारा पता चल गया कि 168 का है और इसको हम बेच दे रहे हैं कितने में? 189 रुपया में, तो कितने का लाभ होगा बस ये देख लीजिए। कितने का लाभ हुआ? यहाँ से 2 जोड़ देंगे तो 70 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 70 80 और ये 19 2 21 का कितना आ जाएगा? 21 रुपये का लाभ आ जाएगा। ये 21 रुपये है तो नीचे में क्रय मूल्य लिखेंगे 168। अब देखिए कितने बार में कट जाएगा बस ये देख लीजिए। 21 से कटेगा 8 बार में, 8 एक कम 8 8 दूना 16, 1/8 और 1/8 कितना होता है? 12.5% का लाभ होगा। 1/8 को हम क्या लिखते हैं? 12.5%। तो ईजी था क्वेश्चन, अगर रेशियोस लगाएं या फिर पैसे भी लगाएं, कॉमन सेंस से भी लगा के कर सकते थे, लेकिन अभी मैं रेशियो का हेल्प लेके आपको बताया। डी वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं, जो बोला वो कर दीजिए। 15 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है तो बराबर का साइन कितने? 20 के विक्रय मूल्य के, तो 20 का विक्रय मूल्य लिख लेंगे। और यहाँ से निकालेंगे हम सीपी का और एसपी का अनुपात।
कितना आएगा, तभी तो लाभ हानि बताएंगे। तो जो सीपी के साथ वाली वैल्यू होती है ना, वो सेलिंग प्राइस की होती है, और जो सेलिंग प्राइस वाला होता है वो सीपी के लिए होता है। इसके नीचे लिख लेंगे 20 और इसके नीचे लिख लेंगे 15। मतलब 20 वाले सामान को 15 रुपए में बेचा गया तो हानि होगा, कितने की हानि है, 5 रुपया की, -5। और किस पे कंपेयर करेंगे, 20 से, क्योंकि सीपी ही नीचे रखते हैं। तो ये आ जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब 25% की हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी, 25% की हानि होगी। ईजी है। अब आप लोगों के आंसर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत कॉमन सा है। एक तरफ लिखिए सीपी और एक तरफ लिखिए एसपी, यही तो लाभ हानि बताएगा। 1 रुपया में 5 पेन खरीदा, तो 1 रुपया में 5 पेन खरीदा मतलब 1 पेन का मूल्य 1/5 डिवाइड कर देंगे। और दूसरा 1 रुपया में बेचा कितना, 4, तो 1 रुपये में 4 से भाग देंगे। अब आप चाहे तो सीधा-सीधा घटा के निकाल लीजिए। देखिए इसको घटाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में घटा के लाभ हानि निकालना थोड़ा-सा बड़ा टास्क होता है। तो क्यों हम ऐसा करें, हम थोड़ा-सा और ईज़ी बनाने के लिए हम इसमें किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, ईज़ी बना लिया। अगर ये भी नहीं आता है तो आप इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर भी कर सकते हैं। तो ये रेशियो बन जाएगा 4 और 5 का। मतलब 4 वाले सामान को 5 पे बेच रहे थे, इस बार तो लाभ हो गया, और किस पे हुआ है, 4 रुपए पे, तो 1/4 की वैल्यू 25%। इस बार लाभ हुआ है 25%। तो सही है ये, कॉमन सा क्वेश्चन, ईज़ी सा क्वेश्चन। 25% का 16.5% के लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपए। ये लाभ समेत है, मतलब 116 रुपए का लाभ जोड़ दिया जाए उसके बाद वो है, और उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो उसे कितना नुकसान होता, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 116.5% की जो वैल्यू है वो दिया है 466। अब बस आपको ये निकाल देना है कि ये इससे कितना गुना पे है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम 330 में भी उतना ही गुना करके ये निकाल सकते हैं। अब आपको बस इसमें डिवाइड करना है 1165 में 466 का, कि लगभग कितने के बराबर होगा। ठीक है, लगभग कितने के बराबर होगा, और यहीं से आपका आंसर डिसाइड होगा। तो एक तो ये तरीका होगा। दूसरा, अगर ये कैलकुलेशन में ज़्यादा दिखे आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीपी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या निकाल सकते हैं, सीपी। सीपी निकाल के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईज़ी तरीके से। ठीक है, हाँ, ईज़ी तरीके से आप उसको सीपी से भी लगा सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, तो अगर आपको ये समझ में आ जाए बस कि ये कितना गुना पे हो सकता है, तो जैसे ये वाला इससे कितना गुना पे ये मिल सकता है हमको, पहले तो हमको ये देखना है। तो हमने देखा कि इसमें अगर हम 25 का गुणा कर दें, 2.5 का, तो ये आ जाएगा, तो मतलब 0.25 का गुणा करना है। इसमें भी हमको 0.25 का ही गुणा करना है। तो 25 0 से करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, और ये 33 के हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 25 तियाँ 75 के 5, और 25 तियाँ 75, और 7 जोड़ लेंगे 75 में, तो ये आ जाएगा 82। 82.5 आ गया। मतलब अगर 100 रुपए का सामान होता, तो ये कितने का डिस्काउंट दिख रहा है हमको यहाँ पे, 17.5% का। कितने का छूट दिख रहा है, 17.5% का हानि दिख रहा है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। एक तरीका ये हो सकता है, अगर आपको काटने आता है तो। नहीं तो हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले 16.5% को आप फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करिए, 16.5 को। तो कैसे बदलेगा ये? तो इसके आस-पास का कोई नंबर हमको ढूँढ के निकालना होगा कि 16.5 को हम कैसे बदल सकते हैं। कुछ भी नहीं आए तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखना चाहिए। इसका मतलब होता है 1/100, ये आपको आना चाहिए। 5 से कट जाएगा ये हमारे पास 20 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 5 से ये 3 बार में। ठीक है? इसके अलावा देखेंगे हम लोग कि अगर इसको और भी काटने की कोशिश करें, तो या तो छोड़ दें इसको कि ये 3.3 है, और ये वाला हमारे पास नीचे में 20 है। ठीक है? इतना भी हम रख के छोड़ सकते हैं, या इस पॉइंट को भी हम हटा सकते हैं 10 से गुणा करके। ठीक है? 10 से गुणा कर देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 33, और ये वाला कितना हो जाएगा, 200, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये वाला हो गया सीपी और ये वाला हो गया प्रॉफिट। तो हम सीपी का और एसपी का अनुपात निकाल सकते हैं कि भैया 200 का सामान था, हमने 33 रुपए का लाभ बना के 233 रुपए में इसको बेच दिया। ठीक है? ये अनुपात हो गया, क्योंकि ऊपर में 33 इस बार है तो 33 ज़्यादा आएगा, 33 रुपए में बेचेगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 466। देखिए ये दिया ना 466 में, तो ये इसका 2 गुना दिख रहा है। तो ये वाला भी इसका 2 गुना दिखेगा, तो यानी इसका क्रय मूल्य था 400 रुपए का। 400 वाले को हम 466 में बेच रहे थे। लेकिन अब हमको बेचना है इसको 330 रुपए में ही बेच देना। मतलब अब हमारा सीपी जो है वो 400 का है, और इसको हम बेच रहे हैं कितने में, 330 में। तो कितने की हानि हो रही है, थोड़ा निकालिए इसको। 400 में कितना कम दिख रहा है, 60 का कमी दिख रही है। 60 बटे 400 गुणे में हमारे पास नहीं, कम कर दिया, 70 है। ठीक है, 70 की कमी दिख रही है, और इंटू में क्या कर लीजिए 100। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट लेंगे, आ जाएगा 17.5। ऐसे भी निकाल सकते हैं फ्रैक्शन के मेथड से। तो करते रहिए साथ-साथ में, इजी-इजी क्वेश्चन जो है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेच के 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु पे 30% का लाभ पर बेचा, तो दूसरी वस्तु को किस लाभ पे बेचता है? थोड़ा निकालिए। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है। एक का 200, एक का हमारे पास कितना है, 600 रुपया। दोनों को बेच के 300 का ही लाभ कमाया है, और पहली वस्तु पे 30% का लाभ है। क्वेश्चन में सब कुछ तो दे ही दिया है। तो आपको कुछ क्या करना है, लैंग्वेज जैसे दिया वैसे करेंगे। जैसे एक वस्तु थी 200 रुपये की, एक वस्तु थी 600 रुपये की, ऐसे 2 वस्तु हो गई। पहली वस्तु पे 30% का लाभ कमाया है, 30% का। 30% का लाभ मतलब कि इसका 10% 20, 60 रुपये का लाभ कमाया है। कितने रुपये का कमाया लाभ, 60 रुपये का। ये 30% मतलब देखिए इसका 10% 20 तिया 60, 60 रुपये। टोटल लाभ 300 रुपये ही कमाया है। टोटल लाभ कितना कमाया, 300 ही, 300 ज़्यादा नहीं कमा सकता। तो अगर ये 60 रुपये कमा लिया इस पे, तो इस पे कितने का लाभ हुआ होगा इसके बाद, देखिए 300 में से 60 तो पहले पे हो गया, तो बच गया 240 रुपये जो इस पे कमाया होगा। तो यही बताया था, जो दूसरी वस्तु है 240, इस 600 का कितना प्रतिशत है यही पूछा। तो 0 से 0 कट गया, 6 से ये 4 बार में, और ये आ गया 40% का लाभ। दूसरे वाले पे कितने का लाभ है, 40% का। ठीक है, ईज़ी है। बस कॉमन तरीके से हमने सोच लिया, इसमें और भी चाहें तो तरीके लगा सकते हैं। इसको तो बस ऐसे ही लगाया करिए, जो बोल दिया है कर दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए इसको। ठीक है? कुछ टेक्निक भी बता देंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्या इसमें कर दिया। एक आदमी 20% से कुल लाभ पे 2 साइकिल बेची, और उसने पहले प्रत्येक को 35 रुपए में खरीदा था। 5% के लाभ पे पहले व्यक्ति ने बेचा, तो कितना लाभ दूसरे व्यक्ति पे होना चाहिए, दूसरे वस्तु पे होना चाहिए। ठीक है? एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पे बेचा है। ठीक, कुल लाभ कितना है, 20% का। 2 साइकिल बेची, और उसमें प्रत्येक को 35 रुपए में खरीदा था। दोनों का क्रय मूल्य 1-1 का था, और 5% के लाभ पे पहला वाला बेचा है, तो दूसरा वाले पे कितना लाभ होना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे निकालनी है। थोड़ा निकालिए सभी लोग।
25-35 रुपए का खरीदा था, ये पता है। टोटल लाभ इसको 20% का हुआ है, ठीक है? और पहले पे 5% का हुआ, दूसरे पे कितना होना चाहिए? हाँ, इस कितने लोग लगाएँगे इसको? 34 तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहाँ से आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर तो बताइए। बिल्कुल होगा, सीबीटी 2 के लिए क्यों नहीं होगा? सीबीटी 2 में और क्या आ जाएगा? थोड़ा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे सीबीटी 2 में के लिए। वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। माध्यमातिका, बहुलक इनके बीच के रिलेशन। वो 20% नहीं, कितना है 5% का। दूसरे वस्तु का लाभ जो है वो हमको नहीं पता है। दोनों वस्तुओं का लाभ जो है 20% है और दोनों का जो क्रय मूल्य का अनुपात है, क्रय मूल्य का, वो दिया हुआ है 1 और 1 का। 1 और 1 कैसे पता चला कि 1-1 का अनुपात है? वो चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि दोनों वस्तु का मूल्य 3500 में ही खरीदा था प्रत्येक को। मतलब पहला वाला भी 3500 का होगा तो दूसरा वाला भी 3500 का ही होगा, तो इनको काट देंगे तो 1 और 1 का अनुपात रहा होगा सीपी का। अब इनको घटाने पे हमारे पास आया है 15। तो इस 1 की जगह पे 15 आया, तो यहाँ पे भी 15 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखें हम कि इनको घटाने पे 15 आ जाए? और वो वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। क्यों बड़ी होनी चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ पे इससे अगर ये बड़ा है तो ये वाला इससे बड़ा यहाँ होना चाहिए। इन दोनों के बीच में ये वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ अगर 15 चाहिए और यहाँ 20 है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 35%। अगर 35 रखेंगे तभी ये 15 आएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 35%। इसको बोलते हैं एलिगेशन। क्या बोलते हैं? एलिगेशन मेथड। ठीक है? तो 35% वाले सही है। दूसरा तरीका और निकालते हैं कि देखिए परसेंटेज से। पहला वस्तु जो था हमारे पास वो ₹1 का था, तो दूसरा वस्तु भी कितने का था? ₹1 का था। दोनों मिला के कितने के थे? दोनों मिला के कितने के थे? तो ₹2 के हो गए। एक-एक कहाँ से आया? हमने 3500 को 1-1 मान लिया, क्योंकि दोनों का मूल्य सेम है। अलग-अलग देता तो अलग-अलग लिख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन जब दोनों का सेम है तो अनुपात में 1-1 लिखिए। पहले वाले पे 5% का लाभ तो इसमें 5 से गुणा, दूसरे वाले पे x का लाभ तो x से गुणा, टोटल पे 20 का लाभ तो 20 से गुणा। तो देखिए ये वाला हो गया 5 प्लस x बराबर में 40। तो यहाँ से x का मान आ गया कितना? 35% का लाभ पे बेचा गया होगा। तो एक तरीका ये भी लगा सकते हैं। ठीक है? कुछ भी दिया अच्छा बुक में 30% दिया है। 30% कहाँ से आएगा? तो मैं बुक तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं चेक करता। एक और तरीका लगा लेते हैं। यदि उसने प्रत्येक को 3500 में खरीदा, चलिए एक बार बेसिक से भी समझिए। ₹3500 का सामान था, पहला वाला, दूसरा वाला भी। ठीक है यहाँ तक? और 5% के लाभ पे पहले वाले को बेचा है, 5% का। 5% का लाभ मतलब 5% का मतलब होता है 1/20। तो या फिर इसका 10% अगर हम निकालें तो 350 और इसका आधा 175। ₹175 का लाभ यहाँ पे इसको मिल गया है 5% का। और इसको कुल लाभ हमको दिया था। टोटल कितने थे ये? 7,000 के रहे। तो 7,000 का टोटल होगा और इस पे कुल लाभ उसका 20% का हुआ था। तो इसका 10% साथ-साथ ₹1400 का टोटल लाभ हुआ होगा। कितने का? 1400 का। ये क्वेश्चन में 20% मतलब 1400 का। ये टोटल लाभ हो गया हमारे पास कितना? ₹1400। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ 175 तो इसने इसी से ले लिया है लाभ। किससे ले लिया है? सिर्फ 3500 वाले पहले वाले से। तो दूसरे से भी लाभ लेना होगा। 175 इसमें से घटा लेते हैं, देखते हैं कितना बचता है हमारे पास। तो ये बच जाएगा यहाँ 5, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे हमारे पास 3 में से 1 गया 2। ₹1225 का लाभ यहाँ पे हमको चाहिए। 1225 का इस 3500 पे। तभी ये वाला लाभ हमारा निकलेगा, कितना होगा? तो निकालते हैं 1225 बटे में, देखिए बहुत बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन में, इसलिए इस तरीके को नहीं फॉलो करता। इनटू में 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 पचे 25, 4 3 12, ये इससे कट जाएगा 35 बार में। तो 35% ही इसका राइट आंसर है। अगर बुक में 30 दिया है तो गलत हो सकता है। बुक वाले बहुत गलत करते हैं, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा बनाया है कि आप अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन के तो सही है। तो किसी भी तरीके से लगा, तो ये तरीका से एग्जाम में नहीं लगाते हम। कहें 35-35 क्यों माने? एक-एक मान लेंगे अगर सेम ही है तो। एक पायदान को ₹72 में बिक्री करने में बढ़ई को 10% की हानि होती है। ₹96 में बेचने पे उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? कॉमन क्वेश्चन है। आप चाहें तो 10% की हानि मतलब 90% की जो वैल्यू है वो 72 है। कितना गुना पे है? 8 गुना पे है, 0.8 बोल सकते हैं। ठीक है? फिर क्वेश्चन ने बोला कि अगर 96 होगा तो 96 का मतलब 96, तो ये वाला भी कितना गुना पे होना चाहिए? 0.8 गुना पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 मतलब 120। तो 120 मतलब कितना? 20% का लाभ हो जाएगा। कितना? 20% का लाभ हो जाएगा। ये तो हो गया कॉमन समझने के लिए। लेकिन हम थोड़ा-सा और इसको रेशियो से बताते हैं। 10% का हानि का मतलब होता है 1/10 और ये वाला अगर सीपी होगा तो ये वाला लॉस होगा। तो सीपी और एसपी का अनुपात जो आएगा वो 10 वाली वस्तु को हमने ₹9 में बेचा। तो 9 बराबर क्वेश्चन ने 72 दिया है 8 गुना पे। तो ये भी 8 गुना पे कितना हो जाएगा? ₹80 का। मतलब क्रय मूल्य हमारे पास अब पता चल गया ₹80। लेकिन अब हमको इसको बेचना है नए प्राइस पे, वो प्राइस है हमारा 96। तो 96 पे बेचना है। तो कितने का लाभ यहाँ दिखा है हमको? ₹16 का। किस पे? 80 पे। तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 कितना होता है? 20% का। तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन। ईज़ी। सामान का 2/3 भाग 6% के लाभ पे बेचता है। शेष 30% की हानि बेचता है। तो कुल लाभ ₹540 है, तो सामान की कुल कीमत क्या रही होगी? बहुत ही आसान। ठीक है? अब यहाँ से हम अगली क्लास में बताएँगे। थोड़ा-सा हमको बोलने में दिक्कत आ रही है अभी आजकल। अभी तक पूरी तरीके से मैं तैयार नहीं हो पाया हूँ। और इसमें देखिए कितने क्वेश्चन है तो मुझे पता नहीं अभी। सीट इसका पूरा